ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रदेश के सबसे बड़े साइबर हमले के 17 दिन बाद आईटीडीए का डाटा सेंटर पूरी तरह से बहाल हो गया है। आईटीडीए की निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि एप्लीकेशनों को दुरुस्त किया जा रहा है। 3 अक्टूबर को माकोप रैनसवेयर के हमले से आईटी सेवाएं ठप हो गई थी। अब एसडीसी को बहाल कर दिया गया है और संबंधित विभागों को भी सूचित कर दिया गया है। डेवलपर्स और एसडीसी टीम मिलकर ऐप्स व साइटों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। आईएफएमएस फाइनेंस डाटा सेंटर भी अब सुचारू रूप से काम कर रहा है। महंगाई और पलायन के मुद्दों पर कांग्रेस ने नैनीताल में जन आक्रोश रैली आयोजित की। कार्यकर्ता पंथ पार्क में एकत्रित होकर कमिश्नरी का घेराव करने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रैली का नेतृत्व किया। वक्ताओं ने सरकार पर निकाय चुनाव को लेकर सवाल उठाए और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने किसानों की समस्याओं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस ने सरकार से किसानों को एमएसपी और कृषि सुधारों को शीघ्र लागू करने की मांग की। उत्तराखंड में इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे और पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव को लेकर 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी। पंचायतों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नई परिसीमन के अनुसार पंचायतों की संख्या में मामूली बदलाव हुआ है। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण अगले साल जनवरी तक किया जाएगा, जिसके बाद फरवरी मार्च में चुनाव संभावित है। एक्ट में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। प्रदेश में पहली बार सिलिका रेत के खनन की तैयारी की जा रही है, जिसका उपयोग कांच उद्योग समेत अन्य क्षेत्रों में होता है। उत्तरकाशी में 215 हेक्टेयर क्षेत्र में 9 स्थलों को चिन्हित किया गया है। हर साल 15 लाख टन सिलिका रेत निकालने की योजना है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा सभी प्रक्रियाएं जैसे पर्यावरणीय स्वीकृति और सीमांकन पूरी की जा रही है। इसके जरिए लगभग 250 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। सिलिका रेत का उपयोग कांच, पेंट और निर्माण सामग्री में होता है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत देहरादून और हरिद्वार में 150 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स ने 30 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है, जिससे ई बसों के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर और हरिद्वार में वर्कशॉप के पास चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह योजना पर्यावरण और यातायात के लिए बेहतर विकल्प मानी जा रही है। रोडवेज को इसके लिए एक नई कंपनी तैयार करनी होगी और ई बसों के संचालन की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। प्रदेश भर में देसी घी में मिलावट की जांच के लिए भेजे गए 113 सैंपलों की रिपोर्ट 1 माह बाद भी नहीं आई है। मिलावट रोकने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अभियान चलाया था, लेकिन रुद्रपुर लैब में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण जांच में देरी हो रही है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर कार्रवाई न हो पाने से खाद्य विक्रेताओं पर सख्ती नहीं हो पा रही है। विभाग ने सैंपलिंग के बाद कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई है, लेकिन रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश के साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना होगा और गृह मंत्रालय व साइबर एक्सपर्ट के साथ काम करना होगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। सीएम ने पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और पौष्टिक आहार भत्ता में 100 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ कल मौन उपवास रखा। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है। रावत के अनुसार प्रीपेड मीटर से बिजली बिल 2.5 गुना तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को गंभीर नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों को निजी कंपनियों के हाथों सौंपा और अब बिजली वितरण को निजी नियंत्रण में देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जनता से इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादक किसानों के बकाया 12 करोड़ 46 लाख रुपए और प्रोत्साहन राशि 5 करोड़ 89 लाख रुपए के भुगतान का ऐलान किया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आंचल दुग्ध संघ के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। 2 सालों में दुग्ध संघ का टर्नओवर 20 करोड़ 94 लाख से बढ़कर 43 करोड़ 78 लाख हो गया है। सरकार ने गंगा गाय योजना सहित अन्य योजनाओं में सुधार किया है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों की आय बढ़ाई जा सके। साथ ही दिवाली से पहले कई जिलों में 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंचल के उत्पाद उपलब्ध होंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है, जो प्रदेश की साहसिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल की वेबसाइट लॉन्च की, जो गेम्स शेड्यूल, एथलीटों की जानकारी और अन्य विवरण प्रदान करेगी। यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें 10,000 से अधिक एथलीट और कोच भाग लेंगे। नैनीताल के हल्द्वानी निवासी सेना के जवान उमेश सिंह नगरकोटी का अचानक निधन हो गया।
बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को वह अपनी ड्यूटी के लिए सिक्किम के सिलीगुड़ी निकले थे, लेकिन यूनिट में नहीं पहुंचे। 19 अक्टूबर को वह अचानक घर लौट आए, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। परिजन इस बात से अनजान है कि छुट्टी खत्म होने के बाद वह 14 दिनों तक कहां थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 अक्टूबर को गजटेड नोटिफिकेशन जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 29 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है और 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियां जीतने के लिए पूरी ताकत से मैदान में हैं। हरिद्वार में भारत पेट्रोलियम के टैंकरों से तेल चोरी करने का खुलासा हुआ। एसडीएम मनीष सिंह ने कल चिड़ियापुर क्षेत्र में छापेमारी कर टैंकरों से तेल चोरी करते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। मौके से 6 बाइक और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए। अधिकारियों को शक है कि यह एक संगठित गिरोह है जो तेल के अलावा अन्य वस्तुओं की भी चोरी करता है। जांच के दौरान आरोपियों ने पूरी चोरी की प्रक्रिया को दोबारा से सीन रिक्रिएट कर बताया। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित गढ़वाल ब्रिज अस्पताल में पिछले 1.5 महीने से डायलिसिस सेवाएं ठप हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को देहरादून और ऋषिकेश जाकर डायलिसिस करानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि डायलिसिस मशीन और आरओ प्लांट की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। इस दौरान मरीजों को मुफ्त परिवहन सुविधा दी जा रही है। यदि समस्या जल्द हल नहीं हुई तो स्थानीय लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल में पांडव नृत्य की प्रस्तुति चक्रव्यूह ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाभारत के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को गढ़वाली लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रोफेसर दाताराम पुरोहित ने लिखा और स्थानीय कलाकारों ने मंचित किया। पांडव नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जो खासकर सर्दियों के मौसम में ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। पांडवों की यात्रा और स्वर्गारोहण की कहानियों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और प्रस्तुति की खूब सराहना की गई। उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति और उच्चीकरण की मांग को लेकर स्थानीय लोग और व्यापारी मंडल ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और स्थानीय विधायक पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो यमुनोत्री हाईवे को जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने विधायक दुर्गेश्वर लाल पर क्षेत्र की अपेक्षा का आरोप लगाया, जबकि भाजपा नेता पर व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रहने का आरोप लगाया। क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज की सुविधाओं की कमी से लोग 150 किलोमीटर दूर देहरादून जाने को मजबूर हैं। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से विकासखंड रोड का लगभग 10 मीटर हिस्सा झील में समा गया, जिससे वहां के निवासियों में भय व्याप्त है। झील के तटवर्ती इलाकों में कटाव और आवासीय भवनों में नई दरारें उभरने लगी है। चिन्याली रिसोर्ट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से स्थिति और खराब हो गई है। जोगत रोड के निवासियों ने टीएचडीसी पर सुरक्षात्मक उपायों की कमी के लिए रोष प्रकट किया। टिहरी के पुनर्वास विभाग ने सड़क और भवनों को बचाने के लिए पत्राचार करने की योजना बनाई है। पिछले 1 दशक में भी क्षेत्र में कटाव के कारण कई भवन और दुकानें झील में समा चुकी हैं। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच मौसम विभाग ने 5 पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून में सुबह कुहासा छाया रहने का अनुमान है, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट से लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, जबकि मैदानों में दिन के समय हल्की धूप से गर्मी का अनुभव हो रहा है। लालकुआं से मुंबई के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और स्थानीय विधायक मोहन बिष्ट भी उपस्थित थे। यह ट्रेन हर सोमवार सुबह 7:45 पर लालकुआं से रवाना होगी और अगले दिन सुबह बांद्रा पहुंचेगी। इस नई सेवा से उत्तराखंड और मुंबई के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। नैनीताल हाईवे पर सरस मार्केट के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान प्रशासन और व्यापारी के बीच नोकझोंक हो गई। प्रशासन ने दुकानों को खाली करने के लिए कहा, लेकिन एक व्यापारी ने इसका विरोध किया और जहर खाने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे किसी तरह नीचे उतारा। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है। 4 दुकानों का आंशिक अतिक्रमण तोड़ा गया। इस मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। हल्द्वानी में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुखानी थाना पुलिस ने एक कार से 312 बोर की बंदूक, 12 बोर का तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए। पकड़े गए तस्करों के नाम अनिल सिंह और सर्वेश कुमार है, जिनका राजनीतिक संरक्षण होने का भी शक है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे उत्तर प्रदेश और उधम सिंह नगर से अवैध हथियार लाकर नैनीताल में बेचते थे। दोनों तस्करों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 237 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनका नाम अंतिम चयन सूची में शामिल किया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सैन्य अकादमी, IMA, नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षित किया जाएगा। आयोग ने उम्मीदवारों को भविष्य की सभी चयन प्रक्रियाओं के लिए शुभकामनाएं दी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन मांगे हैं। चयनित उम्मीदवारों को ग्रेजुएट्स के लिए 9,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8,050 रुपए और ITI के लिए 8,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। BHEL भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विद्युत और यांत्रिक उपकरणों का उत्पादन करती है और कंपनी भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों को भी उपकरणों की आपूर्ति करती है। इच्छुक उम्मीदवार BHEL की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC ने जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास के 50 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के साथ आवास और चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएंगी। सामान्य OBC और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को 300 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, महिला और PWD श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। आवेदन NTPC की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।